नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। हर पीढ़ी का ये फर्ज होता है कि अपने महापुरुषों की बताए हुए जो अच्छे रास्ते होते हैं उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बिल्कुल हाल के 4-5 साल के पहले जो हमारे संत हैं, गुरु नानक जी हैं, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं और सूफी संत हैं। इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है और सब के सब जो है मानवता केंद्रित और मुख्तसर शब्दों में बिल्कुल संक्षेप में और जो भी उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो आपकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो आपकी रूटीन लाइफ है, जो आपका दैनिक जीवन है, उन्हीं में से वो उदाहरण वो उठा करके आपको समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस संबंध में एक फिल्मी दुनिया में गीतकार रहे, हालांकि वो स्वभाव से वो एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी कि वो फिल्मी दुनिया में आ गए। फिल्मी दुनिया में आने के बाद भी उनका जो मानवतावादी और इनकलाबी ख्याल है वो कभी दबा नहीं, वैसा मुखर ही रहा और जितनी उनकी रचनाएं रहीं यानी फिल्मी गीतों में वो बराबर वो इस विशेषता का आभास कराते रहे। तो उन्हीं महान व्यक्तित्व वाले शायर और फिल्मी गीतकार में एक हैं साहिर लुधियानवी साहब। उनके जो रचनाएं हम सुनाते हैं उसी से हमारे भारतीय भाई बहनों को आभास हो जाएगा कि वो किस स्तर के, कितने ऊंचे मानवतावादी और इनकलाबी ख्याल के थे। वो उन्हीं की रचना है, किसी फिल्म का नाम तो नहीं, शायद इज्जत है या कुछ ऐसी करके है। उसमें उनकी रचना है कि जो हमारे इस भारतीय समाज में जो एक सभ्यता का, शराफत का मुखौटा पहन करके जो अभिशाप बने हुए हैं हमारे समाज में, उन्हीं पर चोट करते हुए उनकी रचना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये बिल्कुल वो उस ख्याल को दिखाता है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। उसका एक स्टेंजा और अंतरा है
कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। ये आपको देखने को मिलता है कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। और पारिवारिक जो संबंध हैं, उनकी जो मार्मिक बातें हैं, वहाँ भी पहुँचने में हमारे साहिर साहब ने अपनी काबिलियत दिखाई है। फिल्म खानदान का वो अमर गीत, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, ये रचना जो है साहिर साहब की ही है। और मानवीय जो गुण होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और उसी का एक अंतरा है, जग से चाहे भाग न प्राणी, मन से भाग न पाए। तो एक मानवीय संवेदनाओं का एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा वो चित्रण है। और कभी कभी इंसान को वो माने काफी मायूसी के वक्त में उनको किस तरह से सांत्वना देते हुए भी आप उनको देखेंगे। उनका ये कहना था कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का दौर आए तो और मुस्कुरा के जियो। ये उनके उद्गार हैं। और उसी गीत के एक अंतरा में कहते हैं, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, इसलिए हर एक पल को गले लगा के जियो। ये सारी रचनाएं, सारे उनके उद्गार, उनके फल्मिनेशंस, ये किसी भी पीढ़ी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। हमारे साहिर लुधियानवी साहब के, साहिर लुधियानवी साहब के। अब मैं फिल्म धूल का फूल में उनकी जो कालजयी रचना है, जो कि आज भी काफी दिलों में वो एक विशेष स्थान रखती है, उसको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितना ये दूरगामी ये संदेश है जो रोज झगड़ा करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आगे अंतरा में वो कहते हैं कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये हमारी फितरत रही कि किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये हमारी फितरत है। आगे और भी कहते हैं कि नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, और इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है। तो इस तरह से हमारे इस तरह से जो संत के विचार हैं, इनकलाबी ख्यालात हैं, मानवता केंद्रित जो है ये उद्गार हैं, हर पीढ़ी के लिए उपयोगी है। तो आज उसी महान शख्सियत से प्रेरणा लेते हुए भारतीय अवाम ताकत दल और मैं
अब अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से के सामने कुछ जो है अर्ज पेश करता हूं, और जो कि अर्ज बराबर ये भारतीय जनता दल करता रहा है। अब उनकी प्रेरणा से भी प्रेरणा लेकर के जो 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 अभियान चला रहा है, उस अभियान में मजबूती लाने के लिए वो प्रस्तुत कर रहा है। तो भारतीय जनता दल का कहना है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू भारत की मिट्टी की औलाद है, तू भारतीय बनेगा, और तुम न ईसाई बनेगा, न सिख बनेगा, न बौद्ध बनेगा, न पारसी बनेगा, न जैन बनेगा, तुम भारत मिट्टी की औलाद है, तू भारतीय बनेगा। इसी प्रकार वो न तू तमिल बनेगा, न तू पंजाबी बनेगा, न तू बंगाली बनेगा, न तू मलयाली बनेगा, न तू कन्नड़ बनेगा, न तू तेलुगु बनेगा, न तू मराठी बनेगा, न तू गुजराती बनेगा, न तू उड़िया बनेगा, न तू असमिया बनेगा। तू सिर्फ चूंकि भारत मिट्टी की औलाद है, तू सिर्फ भारतीय बनेगा। तू न ठाकुर बनेगा, न ब्राह्मण बनेगा, न यादव बनेगा, न ओबीसी बनेगा, न पिछड़े जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात बनेगा। तू सिर्फ इस भारत मिट्टी की औलाद है, इसलिए तू भारतीय बनेगा। यही अर्ज भारतीय जनता दल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से यही कहना चाहता है कि हमारे महापुरुषों ने भी काफी राह दिखाई है, और हम उनके उपदेशों का उपयोग करें। अब इसी सिलसिले में देश के जो दुश्मन हैं, देश के जो गद्दार हैं, जो कि इस भारतीय एकता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा और रोड़ा है, भारतीय अवाम तक अपने आदरणीय भारतीय अवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भी यही विनती है कि उनको ठीक से पहचानिए। नेहरू की गद्दारियों के विषय में कुछ नमूने भारतीय जनता दल ने बताए थे। जितना उसको बताया था उसका कई गुना अभी उसकी गद्दारियों के तमाम उसकी वारदातें हैं। वो सभी वारदातें हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय हमारी भारतीय आवाम को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसी संबंध में ये बताना आवश्यक है कि जो नेहरू था, उसने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की क्रांति थी 1857 वाली, जो कि हमारी आजादी के लिए जो है प्रथम वो प्रेरणा है, और कई मायनों में मिसाल है। जैसे मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो पराकाष्ठा रही है इस हमारे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की क्रांति 1857 वाली, वह हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा की एक सबसे बड़ी मिसाल है। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसको कहता है सिपाही म्यूटिनी। अंग्रेजी में सिपाही म्यूटिनी मतलब ये जवानों का या जवानों का की बगावत, लोगों की बगावत का नाम उसने दिया। हम उसको हमारे देशभक्त उसको कहते हैं कि हमारी आजादी की क्रांति ये क्रांति है। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसको बगावत का नाम देता है।
इसी से अंदाज हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय अवाम कर ले कि ये नेहरू जो है किस स्तर का देश का गद्दार था, भारत विरोधी था। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू हो चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, इनके गद्दारी के कारनामों के कुछ नमूने अब तक भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो उनके सामने रखा है, इससे किसी भी जो राजनीतिक दल है, हालांकि इसमें मुख्य जो है ये GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी कांग्रेस भूल या भ्रम से या गलती से कहते चले आ रहे हैं। तो उसके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की भारत विरोधी जो कारनामे हैं, जब ये भारतीय जनता दल रख रहा है, तो उसमें ये GNPC भी, BJP भी और कोई भी दल इन सारे तथ्यों पर कोई तार्किक या माकूल या उचित वो जवाब नहीं बन रहा और सारी नैतिकता ये सब खो चुके हैं। तो अब कुतर्कों की एक बाढ़ सी आ गई है, कुतर्क, और इन वीडियोस के खिलाफ दुष्प्रचार की भी बाढ़ आ गई है, अफवाह की भी बाढ़ आ गई है। कुछ कहते हैं कि ये YouTube वाले सर गांधी नेहरू के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इससे क्या मिलेगा। अरे भाई, यह देश जो है, जो आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई, उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी हमारे सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, अशफाक उल्लाह की, खुदीराम बोस की। इनकी कुर्बानियों को, इनकी त्याग बलिदान को, इनकी शहादत को दबा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की उसकी गद्दारियों को छिपाते हुए भी, और उनकी एक झूठी महिमा मंडन का जो जहरीला वातावरण बना गया। इतना ही नहीं, जो हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें भी डाला गया। हमारे जितने भी इस देश के हर गली कूच, हर ईंट पत्थर पर इन्हीं गद्दारों का नाम हर जगह गांधी या नेहरू या गांधी या नेहरू का, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो या कोई बड़ा संस्थान हो, इन्हीं गद्दारों के नाम पर, जबकि होना चाहिए हमारे सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, अशफाक उल्लाह जी के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर, खुदीराम बोस जी के नाम पर, इत्यादि लोगों के नाम पर। लेकिन इन्हीं गद्दारों के नाम पर ये जहरीला वातावरण जो है वो बनाया गया, और लोगों के दिमाग में ठूसा गया कि यही जो है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मोहनदास करमचंद गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तमाम तरह के तमाम इस तरह से वो गीत बनाए गए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस तरह से लोगों की मानसिकता को पूरा ऑक्युपाई किया गया, पूरा ठूस दिया गया कि इस देश के भाग्य विधाता यही दोनों गद्दार हैं। सवाल इस बात का है, तो क्या हमारे अवाम को, हमारी पीढ़ियों को यह हक नहीं बनता कि उनको वास्तविकता का ज्ञान कराया जाए। और मैं समझता हूं भारतीय जनता दल पहला ऐसा दल है, पहला ऐसा संगठन है
जो कि इन गद्दारों की कुछ असलियत और हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी कुर्बानी शहादत की जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को सामने वो रख रहा है। थोड़ा सा एक बहुत ही दर्दनाक घटना सुनने को मिली है कि दिल्ली में कोई अरबाज करके, अब नाम ठीक से हमको नहीं याद आ रहा है, और एक श्रद्धा करके थी लड़की, दोनों में प्रेम संबंध था। पता नहीं क्या बात इनमें हुई, शादी उदी को लेकर के, और उस श्रद्धा से प्रेम करने वाला, और शायद वो लिव इन रिलेशन में रह भी रही थी, और इतना वो इंतकाम पर उतर आया कि उसने हत्या ही नहीं की, बल्कि अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए, और साजिश ये किया कि एक बहुत बड़ा सा फ्रिज लाया और उसमें अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए हुए उन टुकड़ों को रखा, और एक एक दिन करके उन टुकड़ों को अलग अलग, जो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जंगल आप देखते होंगे, उन्हीं में वो फेंक आता था। और उसकी गतिविधि को देख करके, और शायद दिल्ली पुलिस की उस पर नज़र थी, और फिर वो पकड़ा गया। ये नफरत फैलाने वाले तो बस यही फैला रहे हैं कि वो जो है हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम से, ये बहुत ही गलत है। अपराधी होता है। भारतीय जनता दल ये कहता है कि जिसने उस लड़की के 35 टुकड़े किए, अब देखिए वो पकड़ा गया, न्याय ये कहता है कि उसको कम से कम 35 या 70 गोलियों से उसको भून दिया जाना चाहिए। कैद करने से कुछ नहीं होता। लोग दुबई की इस कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं ना, कि वहां पर कोई पर्स छोड़ दीजिए, 10 रुपया छोड़ दिया, 100 रुपया छोड़ दीजिए, अब लौट के आएंगे वहीं पर आपको मिलेगा। क्यों? वहां पर आपराधिक वृत्ति की सोच वालों के दिमाग में खौफ होता है कि यदि हमने चोरी की तो हमारे हाथ काट लिए जाएंगे। तो जिस व्यवस्था में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में खौफ अपराधियों के दिमाग में हो, अवाम बेखौफ हो, वह व्यवस्था जो है अवाम के काबिल होती है, लायक होती है। यहां पर खौफ जो है वो अवाम में है, अपराधी बेखौफ है, और ये दूसरे से यानी दूसरे से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से इन सारे अपराधियों के दिमाग में खौफ देखना चाहता है कि यदि उन्होंने इस तरह का अपराध करने की सोची तो 1000 बार सोचे, और यदि उन्होंने अपराध किया तो उसी प्रकार उनके, यदि उस बच्ची के 35 टुकड़ा किया है उस अपराधी ने, तो उसको 70 गोलियों से जो है और सरेआम जनता के सामने उसको छलनी किया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल इसमें विश्वास रखता है, और इसमें हम ज्यादा क्या कहें। यहाँ अपने भारत में मानवाधिकार आयोग है, ये केंद्र के स्तर पर और विभिन्न राज्यों में इस मानवाधिकार आयोग का ये रिकॉर्ड रहा है। जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके लिए इसकी ज्ञान कुंडली खुल जाती है और तमाम इस तरह के सवालात करता है। कोई कस्टोडियल किसी क्रिमिनल की, किसी अपराधी की कस्टडी में डेथ हो जाती है तो तमाम इसकी ज्ञान कुंडली खुल जाती है। वहीं पर हमारे पुलिस के जवान मारे जाते हैं, हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, आतंकवादी जो है तमाम हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं, उस पर ये चुप्पी साधे रहता है। ये इसका रिकॉर्ड रहा है।
मानवाधिकार आयोग का। तो इस प्रकार इसकी गतिविधि से ये अपनी अपनी प्रासंगिकता को, अपने रेलेवेंस को खोता जा रहा है। कुछ इसी प्रकार की जो है मैंने परसेप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट वो अफजल गुरु के लिए जो आतंकवादी था, उसके लिए रात के 2 बजे वो खोलता है। जो उस रात अफजल गुरु के लिए जो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को, पूरे देश को शर्मसार किया एक आतंकवादी के लिए। और भी इस तरह से तो इनकी रहम, इनका वो मानवाधिकार के सारे नियम जो है वो आतंकवादियों के लिए, अपराधियों के लिए, दुष्टों के लिए। कितने हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, कितने हमारे पुलिस के जवान मारे जाते हैं, उन पर इनकी चुप्पी जो है इनके इररेलेवेंस को दिखाती है। तो भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि उस अरबाज खान को, अब हमको नाम नहीं ठीक से याद, जो भी है अपराधी जो है, उसको पकड़ करके अदालती प्रक्रिया में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि वो पकड़ा गया है, 70 गोलियों के साथ उसको छलनी किया जाना चाहिए, तब जाकर के अपराधियों के दिमाग में कुछ खौफ आएगा। ये योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, अपराधियों को कहाँ तक वो करते हैं, बस सही है। लेकिन उनकी समस्या यह है कि बस चुनिंदा जो है वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और कोई, बस इसके अलावा तो उनको माफिया दिखता ही नहीं है। तो ये अलग समस्या है उनके साथ कि सेलेक्टिव, वो भी जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वो माफियाओं और अपराधियों को देखते हैं और चयन करते हैं उनके। तो वो भी ये अलग से वो जहर है। लेकिन हाँ, जो नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाई अपराधियों को मैंने टू द कोर उनको हिट करना पड़ेगा। जब तक उनके दिमाग में खौफ नहीं आएगा तब तक वो मानेंगे नहीं। भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है। गुजरात के चुनाव हैं विधानसभा के, और सभी पार्टियां जो है उसी जुगत में हैं। कुछ उपचुनाव भी हैं। मैनपुरी का लोकसभा, रामपुर और खतौली के विधानसभा के उपचुनाव हैं। जैसा कि भारतीय जनता दल बताता रहा है, और जो इन पार्टियों का जो चरित्र रहा है, चाहे वो समाजवाद का मुखौटा पहने हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हो, उनकी करतूत, उनकी वही घिनौनी जातिवादी, चाहे वो समाजवाद का मुखौटा पहने हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का, वही जो विखंडनकारी जातिवादी। बीजेपी भी एक घोर जातिवादी है, और समाजवादी तो खैर है ही। तो उसमें बस कितने यादव हैं तो कितने शाक्य हैं, तो उनका कैंडिडेट होना चाहिए। आखिर ये कब तक करेंगे ये समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन कब तक करेंगे? भारत का संविधान कहता है न तो ये शाक्य हैं, न तो ये यादव हैं, ये भारतीय हैं, हमारे देश के भारतीय, ये भारतीय नागरिक हैं। इस रूप में जो है ये पार्टियां यानी कब तक जो है इस भारतीय संविधान का उल्लंघन करती रहेंगी सरेआम, और इन भारतीय संविधान की उल्लंघन करने वाली ताकतों को हमारी आवाम अंधी होकर के, जातिवाद में अंधी होकर के इनको ताकत देती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि
इस संबंध में जागरूकता आई है और वो जागरूकता का परिणाम यह है कि वोटिंग परसेंटेज में बहुत बड़ी कमी है कि इनसे जनता उब चुकी है। तो इसका उपाय है कि हमारी पूरी आवाम जो है इनको ठीक से पहचाने कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये विखंडनकारी ताकतें हैं। चाहे वो चेहरा लगाए हैं समाजवाद का, चाहे वो चेहरा लगाए हैं राष्ट्रवाद का, तो वो उसका अमोघ असर आपके हाथ में है, इसका इलाज आपके हाथ में है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी समझ को और अपने एहसास को दुरुस्त करना होगा कि आप यादव नहीं हैं, आप शाक्य नहीं हैं, आप ठाकुर नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी नहीं है, आप सिर्फ भारतीय हैं। और जब भारतीयता का सवाल हो तो सब लोग एक हैं। और एकता के लिए भी बताया गया है कि दूसरे को सम्मान देना भी सीखिए। एक दूसरे को ऊपर नीचे का जो भावना है उसको समाप्त करना होगा। एकता लाइए और इन सारी ताकतों को ये सब अवसर आते हैं चुनाव के, ये नस्ल में नाबूद करिए आप। यदि ये अवसर आप गंवा देंगे, और नस्ल में नाबूद के लिए भी कुछ लोग कहते हैं सब विकल्प कहाँ है, आप तो बहुत बोलते हैं यूट्यूब पर, आप तो आते नहीं हैं। मैंने बराबर कहा कि भाई वो संसाधन की सीमा है, उसके लिए संघर्ष चल रहा है, कामयाबी में मिल जाएगी, वक्त लगेगा। लेकिन तब तक आपके पास भी विकल्प है, ये मत कहिए कि आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प है नोटा का, लेकिन नोटा में सीमा यह है कि यदि आप 10%, 20%, 50% करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप एक होकर के 90% नोटा दबाइए, अपने आप जो है सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो हमारे जो मैनपुरी लोकसभा है, खतौली विधानसभा है, रामपुर विधानसभा है, इसमें अपनी भारतीय आवाम भारतीयता के आधार पर एक होकर के और वो सब पुरानी बातों को भूल करके ये जो विखंडनकारी ताकतें कभी भी आपको भारतीय होने का एहसास कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी पूरी रणनीति जो है हमारी आवाम को कमजोर करने का है, वो भी उनको तोड़ करके। तो इन मंसूबों को इनके मंसूबों को आपको विफल करना है। तो नोटा दबाइए और वो भी 95% के ऊपर, देखिए नतीजा अपने आप सामने आ जाएगा। और ये करना बहुत जरूरी है, और वरना तो इनके मंसूबे 7वें आसमान पे हैं। उनके दिमाग में है कि ये भारतीय जनता दल चिल्ला के क्या करेगा। लोग तो मेरे पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है। हमारी आवाम की मानसिक गुलामी आपके पक्ष में है, वो पक्ष में नहीं है। जिसमें जागरूकता आ जाएगी वो बहुत अच्छी तरह से हमारी आदरणीय भारतीय आवाम आप सभी को पहचान लेगी कि आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, बड़े खतरनाक शत्रु हैं इस देश के, वो जो कि जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर और प्रांतवाद इतिहास के नाम पर इस समाज को तोड़ते हैं, समाज को कमजोर करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसके आधार पर आप जो है वोट बटोरते हैं और इसे लोकतंत्र का नाम देते हैं। सब बोलते हैं ना, ये क्या नाम है, ये लुटियन पत्रकार हैं। लुटियन पत्रकार से मतलब वही रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी, बरखा दत्त, राजदीप शरद देसाई और एनडीटीवी के जितने भी पत्रकार हैं और दूसरे, निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश शर्मा, संकेत उपाध्याय, श्रीनिवासन जैन और न्यूज़ 24 वाले संदीप चौधरी, मानव गुप्त और इसके बाद शेखर गुप्त, बरखा दत्त तो हो ही गया, राजदीप शरद देसाई हो गया और प्रभु चावला और उर्मिलेश, राहुल कंवल, आरफा खानम, राणा योग, स्वरा भास्कर और फिर ये आशुतोष,
मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, NK सिंह, शीतल P सिंह, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े और राजेश बादल, इन समूह का एक गिरोह है करीब 42-43 का, जो कि इस देश की सबसे अभिशाप गद्दार जो JNPC है या उसके राहुल का के पक्ष में चुनाव माहौल बनाते हैं, जो सबसे बड़ी अभिशाप। तो वो कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र ये खत्म कर देंगे। बेशक जो लोकतंत्र जो है जातिवाद के नाम पर जीता जा रहा हो, संप्रदायवाद के नाम पर जीता जा रहा हो, जो लोकतंत्र जो है जो हथियाया जा रहा हो, प्रांतवाद, भाषावाद, जितने जहरवाद के नाम पर जो है लोकतंत्र जो हथियाया जा रहा हो, और फिर पैसे के बल पर जो पैसे के बल पर जिसको खरीदा जा रहा हो, बाहुबल के आधार पर जो है उसको हथियाया जा रहा हो, और इस समाज में भेद विभेद नफरत यहाँ तक कि दंगे करा करके, और उस पर से फिर चुनावी लॉलीपॉप, जैसे ये शुरू किया है केजरीवाल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, 2 किलो चावल मुफ्त देंगे, ये इसके द्वारा जो लोकतंत्र को खरीदने की बात हो रही है, लोकतंत्र को हाईजैक करने की बात हो, जो अपहरण करेंगे, तो ऐसे लोकतंत्र को जो इन सबों ने बना रखा है, उसको इस देश से जाना ही चाहिए। और इस लोकतंत्र में जनता का कोई से नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है, उसमें सिर्फ ये साम्राज्य है। इस देश के जो सबसे गंदे तत्व हैं, वो तिकड़मियों के, झूठ बोलने वालों के, जनता को बराबर जो है झूठ बोल करके धोखा देने वालों के, भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, यहाँ तक कि देश के दुश्मनों का ये बोलबाला है इस लोकतंत्र में। तो इस लोकतंत्र को हर हालत में जाना ही जाना है। लेकिन ये लोकतंत्र, इसी लोकतंत्र को ये जो लुटियन बिरादरी है, लुटियन पत्रकार बिरादरी है, इसी लोकतंत्र को यानी इस देश में थोपे रहना चाहती है। कल एक सज्जन मिले थे, व्यक्तिगत रूप से वो कह रहे कि हम आपका वीडियो देखते हैं, गांधी के खिलाफ बहुत आप बोलते हैं, नेहरू के खिलाफ बहुत बोलते हैं। हमने कहा किसी के खिलाफ की बात नहीं है, ये उनकी जो गद्दारी की असलियत जो है, जिसको जानने का पूरा हक है हमारे आदरणीय अवाम का, हम उनको यही हक उनको दिला रहे हैं। और ये अपना फर्ज बनता है, हमारे फर्ज नहीं, प्रत्येक भारतीय भाई बहन का फर्ज बनता है कि जिन गद्दारों के सर पर बिठाए हुए हैं सब ये मैंने देश विरोधी ताकतें और देश की गद्दार ताकतें, उनकी असलियत को जानना है, जानना जो है ये उनका एक राष्ट्रीय अधिकार है, उनका हक बनता है। और उसी हक को दिलाने का भारतीय जनता दल अपना एक राष्ट्रीय फर्ज मानता है, यही उसकी असलियत है। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाली बात, मैंने कहा सब बात छोड़ दीजिए, जब और अब ये कांग्रेस के विषय में क्या कहा जाए, उसका नेहरू, अब देखिए मैंने बताया ना कि उसका नेहरू जो है अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 की क्रांति, जो हमारी आज़ादी की जंग की वो पहली क्रांति थी, और हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा, मिसाल, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि ये क्रांति नहीं थी, ये बगावत थी। बताइए, जिसके दिमाग में अपने क्रांतिकारियों के खिलाफ इतना जहर भरा हो, वो कितना बड़ा गद्दार हो सकता है। और इसीलिए ये जितने भी JNPC के चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह है,
वो 1857 की क्रांति को हमेशा नीचा दिखाता है। और हमारे देश को भूलना नहीं चाहिए कि जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह जो 1857 की क्रांति को नीचा दिखाता है, इसके विपरीत हमारे वीर सावरकर इस पर किताब लिखते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए पूरी जेएनपीसी मंडली जो है, और भी इनका साथ देने वाले वो जेएनपीसी का साथ देने वाले समाजवादी भी रहते हैं, बहुजन समाजवादी वाले भी रहते हैं, टीएमसी वाले भी रहते हैं, और जो है आरजेडी वाले भी रहते हैं, एआईएमआईएम वाले भी रहते हैं। उसी सावरकर के पीछे पड़े रहते हैं। कौन? इसलिए कि सावरकर ने वो पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1857 की आज़ादी की क्रांति के विषय में लिखा था, किताब लिखी थी। बाकी तो ये चाटुकार इतिहासकार जो है उसको नीचा भी दिखाते हैं, महत्वहीन भी करते हैं। और वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू तो खैर इसको क्रांति कहा ही नहीं, इसको बोला बगावत बोला। बगावत वो अंग्रेज बोला करते थे। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की वही भाषा है जो अंग्रेजी सरकार की भाषा है। तो इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि ये जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का किस स्तर का खतरनाक गद्दार था। और यही कारण है कि जेएनपीसी वाले वीर सावरकर के पीछे पड़ रहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी। इस बीजेपी की दुविधा तो देखिए, ये बीजेपी की एक और उसकी गद्दारी ये है कि देश की आज़ादी के लिए जिन अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए, अपना खून दिया, या अपने से ही उन अमर शहीदों का ये सब नाम नहीं लेते हैं। और नाम आने पर सिर्फ नाम तो भुनाए जरूर, लेकिन इनको बार बार नहीं लाते हैं। लाते किसको हैं? सिर्फ सावरकर को, और सावरकर के प्रति जो है भारतीय जनता दल का जो आदर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ सावरकर को ही लाना जो है, गोडसे को लाना जो है, ये बीजेपी वालों की बहुत बड़ी साजिश है। न तो ये सुभाष चंद्र बोस को सामने लाते हैं, न तो चंद्रशेखर आजाद को सामने लाते हैं, न तो अशफाकुल्ला को सामने लाते हैं, न तो खुदीराम बोस को सामने लाते हैं, न तो ये सुब्रमण्यम भारती को सामने लाते हैं, न तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सामने लाते हैं, न तो रानी चंद्रमा को सामने लाते हैं, न तो रानी गडीलू को सामने लाते हैं। बस बार बार ये बीजेपी वाले गोडसे और जो है सावरकर को सामने लाते हैं। इस साजिश को हमारे पूरे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ लाते हैं इस गद्दार जेएनपीसी के पापों को धुलना और उसके मंच को ऊंचा कर देना। जो ही गोडसे को लाते हैं सब, और गोडसे को ये सब देशभक्त बोलते हैं बीजेपी वाले, और जो ये देशभक्त बोलते हैं तो इस देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी जो है, संगठन जो है जेएनपीसी, बीजेपी के अपेक्षा अपने मंच को वो ऊंचा कर लेती है। कैसे? कहती है कि देखिए हम गांधी की पार्टी की हैं, और ये गांधी के हत्यारे की पार्टी है। जानबूझ करके लाते हैं गोडसे को सिर्फ जेएनपीसी को बचाने के लिए, और अपने भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा वो अपने मंच को ऊंचा कर ले। ये साजिश है बीजेपी। यानी बीजेपी किस तरह से जो है जेएनपीसी को बचाती है, उसके सातिराना जो है, इसके जो मंसूबे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और यहाँ तक कि जैसे कि मैंने बताया कि सावरकर जी जो है, उन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में लिखा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जेएनपीसी वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं। और जब ये जेएनपीसी वाले जो है वीर सावरकर के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये सावरकर के समर्थक होते हुए भी बीजेपी वाले ये जेएनपीसी का ही साथ देते हैं। इसी दुविधा को भी देखिए। वैसे तो ये सावरकर को सामने लाते हैं
अच्छा, सावरकर के विषय में देखिए, सावरकर जी जो है अपने जीवन के 38 साल जो है वो जेल में उन्होंने काटा, और 12-14 साल तो कठिन यातनाओं का। इन गद्दार जेएनपीसी वालों का क्या हक बनता है कि उन पर आरोप लगाएं, और जिनके की गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है, जिन्होंने कभी कभी यातना नहीं सही, और जिनको अंग्रेजी सरकार हमेशा जो है दामादों की तरह जो है सुविधाएं देती रही। इस संबंध में कोई एक मीडिया पोस्ट डाला गया था कि ये गांधी जब जेल में रहा करता था तो कोई फिलीपींस का जो कोई ट्रिब्यून करके है, कोई अखबार, कि किस तरह की सुविधाएं जो है इस गांधी को अंग्रेजी सरकार दिया करती थी। वो इसलिए दिया करती थी ना कि कारण उसका यह था कि अंग्रेजों ने इस कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। अंग्रेज सरकार ने खुद इस कांग्रेस का स्थापना करवाई है अपने किसी अंग्रेज के द्वारा, और उसका नाम था एलन एलन ऑक्टावियो ह्यूम के द्वारा जो है इस कांग्रेस का स्थापना करवाया। किस लिए? सेफ्टी वाल्व की भूमिका के लिए। सेफ्टी वाल्व तो ये बड़ा मूल्यमेदार शब्द है, मतलब, लेकिन उसका जो व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि अंग्रेज सरकार की मुखबिरी, दलाली, चमचागिरी के लिए, और उसकी चमचागिरी यहां तक कि गांधी भी करता था। बताइए, जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे अमर शहीद लड़ते लड़ते शहीद हो गए, प्राण दे दिए और कुर्बान हो गए, उन्हीं की ये चमचागिरी करता था मोहनदास करमचंद गांधी, और इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने उसको केसरी हिंद की उपाधि दी हुई है। और ये सारी चीजें अभिलेख की हैं, रिकॉर्ड की हैं, कोई अलग से नहीं कहा जा रहा। तो कांग्रेस की स्थापना ही हुई थी जो है अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व की भूमिका के लिए, और तो इसलिए उसने जो है मैंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो पहला षड्यंत्र इसने किया, अंग्रेजी सरकार ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाई, ये अंग्रेजी सरकार, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी। इस कांग्रेस ने उस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को खूबहू स्वीकार कर लिया। वहीं पर जो है पाकिस्तान बनने की इस कांग्रेस ने नींव डाल दी। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल ये समझें कि भाई पाकिस्तान बनने का मुख्य कारण या एकमात्र कारण कांग्रेस है, और कांग्रेस में सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू, इन्हीं दो गद्दारों का सिर्फ सत्ता हथियाने के हवस में देश को बांटा। तो वो सज्जन कह रहे थे कि आप ये मोहनदास करमचंद गांधी के खिलाफ आप बहुत कहते हैं, तो हमने कहा भाई अरे कांग्रेस स्थापना ही हुई थी अंग्रेज सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करने के लिए, और यही नहीं, जो ह्यूम था वह जो कि इटावा का भूतपूर्व कलेक्टर था, 1857 की क्रांति के समय वो इंटेलिजेंस का इंचार्ज था, और उसने हजारों हमारे क्रांतिकारियों को मरवाया था। तो 1857 के हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा ये ह्यूम, जिस पार्टी का संस्थापक हूं, वो पार्टी
किस कदर खतरनाक होगी हमारे देश के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझ सकते हैं। ये सारे तथ्य जो है बीजेपी वाले जानते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जानता है, लेकिन इस पर नहीं बोलेगा इस पर नहीं बोलेगा वो थोड़ा बहुत बोल करके जो है पूरा सुधांशु त्रिवेदी पूरा जो है बचाएगा नेहरू को और इस गांधी को। यही तो गद्दारी है सुधांशु त्रिवेदी जैसे माने लोगों की। हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी ही इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने कई बार बताया और कई बार बताऊंगा भी, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग वाला तबका है वो हिमांशु त्रिवेदी से भी बहुत ज्यादा घटिया किस्म का है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो आवाम है वो तो ठीक से समझती है, लेकिन जो उसका बौद्धिक वर्ग का तबका है वह भी सिर्फ गांधी नेहरू को बचाने के लिए जो है किस तरह के माने डबल स्टैंडर्ड्स या जिसको दोगलापंथी कहते हैं उसका सहारा लेता है। उसका नमूने मैंने बताया ना। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है, देश के विभाजन के विषय में क्या बोलता है वो, जरा उसका माने डबल स्टैंडर्ड्स और चरित्र का दोहरापन या कुछ लोग उसको दोगलापंथी कहते हैं, जरा देखिए ना। वो कहता है कि हम इस देश में बाई चॉइस रह गए। इस कथन का क्या तात्पर्य बताइए ना। इसका कथन का तात्पर्य बिल्कुल साफ रूप से ये है कि वो जो है उसका कहने मतलब है कि जो विभाजन हुआ वो सही था और हम अपनी पसंद के अनुसार इस भारत में रह गए। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे बौद्धिक शख्सियत जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, वो उसी तर्क को और मजबूत करती है जो कि कट्टरवादी तत्व जो हिंदू सनातन आस्था से या इस बीजेपी और आरएसएस वालों से के तबके से जो कट्टरवादी तत्व इस तरह का तर्क देते हैं कि भाई देखिए ये कितने शातिर हैं, धर्म के नाम पर इन्होंने अपना एक देश पाकिस्तान भी ले लिया और ये यहां पर रह भी गए। इस तरह का तर्क वो देते हैं और उसी तर्क को वो पुख्ता करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे बौद्धिक तबका हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। जबकि तमाम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये कहते हैं कि भाई हमको विभाजन से क्या मतलब, हमने तो विभाजन का समर्थन किया ही नहीं था, हमने तो उसका विरोध किया था। हम तो जहां पर हैं वहीं पर हैं, जहां पर थे हम वहीं पर हैं। जिन्होंने विभाजन किया उनसे जाके पूछिए, इन कांग्रेसियों से पूछिए, इस मोहनदास करमचंद गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से पूछिए, गद्दार जवाहरलाल नेहरू से पूछिए, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए इस देश को बांटा है। उनका तो ये कहना है। और यही हमारे जो है वो माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आवाम बोलती है। लेकिन बौद्धिक वर्ग क्या बोलता है, हम बाई चॉइस रह गए। बहुत खतरनाक। तो ये सब जो है, और यही नहीं, ये हमेशा जो है कांग्रेस को भी बचाते हैं। ये बौद्धिक वर्ग, कौन बौद्धिक वर्ग, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। कांग्रेस को भी बचाएंगे, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी बचाएंगे, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी बचाएंगे। सिर्फ उनका निशाना होता है सिर्फ आरएसएस बीजेपी के विरोध में। जब देखिए, यानी 60 सालों तक एक ही मुद्दा चलता रहा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को नहीं आने देना। और इसी लोकतंत्र को तो वो कह रहा है, क्या नाम है,
आशुतोष कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है जिसमें एक तबका बस सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम बनाता है कि बीजेपी आरएसएस को हराना। तो इस लोकतंत्र को जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जिसको ये पाल रहे थे। और गांधी नेहरू के विषय में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, अकाली और वाईएसआरसी, टीडीपी, टीआरएस, डीएमके, आईडीएमके, कोई भी इन गद्दारों के विषय में एक लफ्ज भी नहीं बोलता। उसको सबकी वो घिघी बंद रहती है। इसलिए इनके राष्ट्रद्रोह का चरित्र भी सामने आता है। और बीजेपी तो खैर बचाती ही है। बीजेपी तो अरे एक कोई मीडिया में कोई पोस्ट डाला था, दिखा था कि मोदी महोदय, राहुल एक बच्चा है, उसको अपनी गोद में खिला रहे हैं। बात सही भी है, मोदी महोदय की गोद में ही तो खेल रहा है ये गद्दार राहुल गांधी। बात सही है। और तो और ये गद्दार राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले गद्दार नहीं कहते हैं, मीडिया वालों को भी गद्दार नहीं करने देते हैं, अपनी आवाम को भी वो गद्दार नहीं करने देते हैं बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को। जब ये तथ्य जो है अपने आवाम के सामने रखा जाता है तो बीजेपी वालों की ओर से क्या कुतर्क आता है कि अरे भाई वो महामूर्ख है, राहुल गांधी महामूर्ख है। तो वो जो तर्क दे रहे थे कि महामूर्ख होना बहुत बड़ा अपराध है, गद्दार होने की बनस्पति। अब बताइए, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करना यह सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए यदि वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये तो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं तो देश के खिलाफ गद्दारी जो है सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन ये नकली राष्ट्रवादी वाले बीजेपी की ओर से तर्क आ रहा है कि गद्दारी तो कोई अपराध है ही नहीं, उसका मूर्ख होना, राजीव गांधी का मूर्ख होना जो अपराध है। तो इस तरह के अब कुतर्क आने लगे हैं। लेकिन फिर भी हमारी आवाम धीरे धीरे समझ रही है कि इतने खतरनाक, इतने गद्दार राहुल गांधी को किन किन तरीकों से, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे पुष्पन कुलश्रेष्ठ हो, चाहे ये सब, चाहे असदुद्दीन ओवैसी, पूरी मंडली जो कि इस देश में नफरत फैला रही है, लेकिन गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते हैं। ये तो है इन समूह का। और तो जब राहुल गांधी तक को ये गद्दार नहीं कह पा रहे हैं, मैंने न तो कहती हैं, तो कैसे ये सुधांशु त्रिवेदी या बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो है इतने बड़े गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और इतने बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये सब देश का गद्दार मानेंगे? ये सारी बातें इस बात को दिखाता है कि राष्ट्रवाद इनका कितना झूठा है। तो देश के गद्दारों का जो पैरोकार हो, जो उसके पापों को जो ढकता हो, भारतीय जनता गद्दार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, वह देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। तो इसीलिए जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे गुजरात का, तो हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर पहले एक हों, वो अपने को गुजराती नहीं माने, और विभिन्न जातियों में जो है वो मैंने इस तरह से जो मैंने व्यवहार देखने को मिलता है वो भी न माने, वो अपने को सिर्फ भारतीय माने। भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो है इस बीजेपी को भी और इन जेएनपीसी, यानी जेएनपीसी हमने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी और कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी तो एक बहुत खतरनाक गद्दार किसी की पार्टी है, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये इतना खतरनाक जो है भारत विरोधी जो नारा लगवाया था घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने,
उसका ये समर्थन किया था, ये गद्दार केजरीवाल। तो भारत द्रोह, भारत विरोधी और देश का गद्दार, ये सबसे बड़ा अपराध है। और यदि वो अपराधी है तो बाकी चीजों पर विचार करना ही नहीं है। तो केजरीवाल इस देश का बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है, लेकिन बीजेपी वाले उसको भी गद्दार नहीं कहते। यही तो बीजेपी वालों का नकली राष्ट्रवाद और भारत द्रोह का असली चरित्र है। तो इसीलिए तो जब तक इनको चुनाव पर जवाब नहीं मिलेगा तब तक इनके हौसले जो पस्त नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है। इन चुनावों को जाने मत दीजिए, और कम से कम 95% से अधिक नोटा दबाए इस गुजरात के विधानसभा चुनाव में। यही मौका है। भारतीय जनता दल इसके बाद आने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है नोटा। लेकिन नोटा का विकल्प सार्थक तब होगा जबकि वो 95% से ऊपर लगाया जाएगा। देश को दूसरी आज़ादी दिलानी है, वास्तविक आज़ादी दिलानी है। हमारे भारतीय भाई बहनों को उनके मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकाल करके यही अवसर है। आपका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होना चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए, हमारी आवाम सर्वोपरि होनी चाहिए। इसी भावना के तहत इन ताकतों को उस ईवीएम मशीन पर नस्ल में नाबूद करी। और यही अवसर है गुजरात का चुनाव, और दिखा दीजिए अब अपनी ताकत एक होने का। वरना तो ये आपको बांट करके जो है वो कमजोर किए हुए हैं। भारतीय जनता दल आपको सशक्त वो करना चाहता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।